बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शॉर्ट्स आई होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 2 ऑफ फिजिक्स 9 दैट इज काइनेमेटिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ को देखा था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि स्पीड टाइम ग्राफ दरअसल होता क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट्स हम पढ़े ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। इसके अंदर दो टॉपिक्स आ जाते हैं। एक टॉपिक जैसे कि मैंने आपको बताया डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो हम देख चुके। आज के लेक्चर में हम देखेंगे इसके स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है। स्पीड टाइम ग्राफ को देखने से पहले थोड़ा सा ग्राफ के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। ग्राफ एक पिक्टोरियल वे है इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का। ग्राफ में आमतौर पर दो एक्सिस होते हैं। एक्स एक्सिस में हम एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रखते हैं, जबकि दूसरा एक्सिस वाई एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस में हम डिपेंडेंट वेरिएबल को रखते हैं। ऐसा क्यों होता है ये हम अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो हम आप पर जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हमने ग्राफ ड्रॉ करना है किसी भी दो क्वांटिटीज के दरमियान, तो हमें मालूम होना चाहिए कि इन दोनों में से डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी है और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी है। जहाँ पर दो क्वांटिटीज जो हम जिनके दरमियान हमने ग्राफ बनाना है वो है स्पीड और टाइम। क्योंकि हम स्पीड टाइम ग्राफ देख रहे हैं तो दो क्वांटिटीज यहाँ पर स्पीड एंड टाइम है। अब बुक में उसने सिंपली ग्राफ बनाकर दे दिया है। उसने टाइम को एक एक्सिस पर जबकि स्पीड को दूसरे एक्सिस पर रखा है, लेकिन उसने स्पीड और टाइम के लिए वो एक्सिस क्यों चुने ये उसने नहीं बताया। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि स्पीड और टाइम में से डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और स्पीड और टाइम में से इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। अगर हमें ये जानना है तो इसके लिए हमें इन दोनों के दरमियान कोई ऐसा रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा। हमें चैप्टर 2 जितना हमने पढ़ लिया, हमें पीछे जाकर अपने कॉन्सेप्ट को, अपने नॉलेज को रिवाइज करना पड़ेगा कि क्या कोई ऐसा रिलेशन हमने पढ़ा जिसमें स्पीड और टाइम दोनों आपस में लिंक कर रही हों। जी जरा सोचें। जी जब हमने डिस्टेंस का टॉपिक पढ़ा था तो डिस्टेंस के टॉपिक में हमने एक फार्मूला पढ़ा था डिस्टेंस के लिए। जो फार्मूला हमने डिस्टेंस के लिए पढ़ा था वो था S = VT। अब जहाँ पर जो मेरे पास S था वो डिस्टेंस था, V मेरे पास स्पीड थी और T मेरे पास टाइम था। क्योंकि यहाँ पर हम स्पीड टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं और हमने स्पीड को बताना है, स्पीड और टाइम का रिलेशन बताना है, तो यहाँ पर v जो स्पीड है इसको मैं अलग कर लूँगा। v के साथ t यानी जो टाइम है ये हो रहा है मल्टीप्लाई। तो जब दूसरी तरफ जाएगा तो s के नीचे जाकर हो जाएगा डिवाइड। तो यही एक्सप्रेशन मेरे पास बन जाएगा v = S/T। मैंने स्पीड को इन टर्म्स ऑफ टाइम लिख दिया। अब इस एक्सप्रेशन से मुझे क्या मालूम होता है, इस एक्सप्रेशन से मुझे मालूम होता है कि जैसे जैसे मैं डिस्टेंस को बढ़ाऊंगा मेरे पास स्पीड भी बढ़ जाएगी। यानी स्पीड और डिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन है। और जैसे जैसे मैं टाइम को बढ़ा रहा हूँ मेरे पास स्पीड कम हो रही है, यानी स्पीड और टाइम का इनवर्स रिलेशन है। क्योंकि यहाँ पर हम स्पीड टाइम ग्राफ देख रहे हैं, डिस्टेंस से हमें कोई लिंक नहीं, तो इस वजह से डिस्टेंस को हम नेगलेक्ट करेंगे और सिर्फ स्पीड और टाइम को देखेंगे। इस फार्मूले के मुताबिक अगर टाइम में चेंजिंग से, क्या टाइम में चेंजिंग से मेरे पास स्पीड में चेंजिंग आ रही है? जी साफ नजर आ रहा है। अगर मैं टाइम को चेंज करूं तो मेरे पास स्पीड में चेंजिंग आती है। अब इसके ऑपोजिट सोचते हैं, अगर मैं स्पीड को चेंज करूं तो क्या टाइम में चेंजिंग आएगी? जी इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अगर मैं स्पीड को चेंज करता हूँ तो मुझे क्या पता कि डिस्टेंस को चेंज करने में स्पीड में चेंजिंग आई है या टाइम को चेंज करने में स्पीड में चेंजिंग आई है। तो ये मैं नहीं बता सकता कि स्पीड को चेंज करने से इन डिस्टेंस और टाइम में से कौन सी क्वांटिटी चेंज हुई है। हो सकता है कोई एक क्वांटिटी चेंज हुई हो सकता है दोनों चेंज हुई हो। इसलिए मैं ये नहीं बता सकता कि स्पीड की चेंज होने से किस क्वांटिटी में चेंज आई है, बल्कि लेकिन मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि टाइम के चेंज होने से स्पीड में चेंजिंग आ रही है। तो इसका मतलब स्पीड टाइम पर डिपेंड करती है। इसका मतलब स्पीड डिपेंडेंट क्वांटिटी हुई। किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? डिस्टेंस पर और टाइम पर। क्योंकि हम स्पीड टाइम ग्राफ देख रहे हैं, डिस्टेंस से हमारा कोई लिंक नहीं, तो हम डिस्टेंस को निगलेक्ट करेंगे और हम बोलेंगे कि स्पीड टाइम पर डिपेंड कर रही है, डिपेंडेंट क्वांटिटी है, जबकि टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, वो स्पीड पर डिपेंड नहीं कर रही। और यही इसकी डेफिनेशन भी है। ऐसा ग्राफ जिसमें इंडिपेंडेंट एक्सिस यानी एक्स एक्सिस में हम टाइम को रखें और वाई एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस में डिपेंडेंट क्वांटिटी जो कि इस केस में स्पीड है उसको रखें, ऐसे ग्राफ को स्पीड टाइम ग्राफ कहा जाता है। ये रही इसकी डेफिनेशन कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हम टाइम को रख दें
वर्टिकल एक्सिस या वाई एक्सिस पर हम स्पीड को रख दें, ऐसे ग्राफ को स्पीड टाइम ग्राफ कहा जाता है। अब ऐसा ग्राफ के लिए हमारे पास बहुत सी कंडीशन हो सकती हैं, बहुत से हमारे पास सिनेरियोज हो सकते हैं। तो पहला सिनेरियो हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो इसका ग्राफ क्या होगा, क्या कंडीशंस होगी, क्या डेफिनेशन होगी, ग्राफ किस तरह का बनेगा, ये वही हम देखेंगे। कांस्टेंट स्पीड क्या होगी, जरा इमेजिन करें मेरे पास एक कार है, उस कार को मैंने स्टार्ट किया। इनिशियली वो कार रेस्ट पर थी तो मेरे पास स्पीड 0 थी। जैसे ही मैंने इस कार को स्टार्ट किया उसकी स्पीड ग्रेजुअली इंक्रीज करना स्टार्ट कर दी। अब एक वक्त आया जब मैंने कार को कांस्टेंट स्पीड से चलाना शुरू कर दिया। लेट्स से कार को मैंने 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कॉन्स्टेंटली चलाना शुरू कर दिया। अब इसका मतलब क्या है कि टाइम ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, टाइम चेंज होता जा रहा है, लेकिन कार की स्पीड चेंज नहीं हो रही। मैंने कार की स्पीड को कांस्टेंट रखा हुआ है, टाइम चेंज हो रहा है लेकिन स्पीड चेंज नहीं हो रही। तो ऐसा सिनेरियो जिसमें टाइम तो चेंज हो लेकिन स्पीड चेंज ना हो, कांस्टेंट रहे, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे कि ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तो ये इसकी डेफिनेशन भी है कि when the speed of an object is constant with time then that object is said to be moving with constant speed। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है और विद टाइम के गुजरने के साथ साथ उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। याद रखिएगा, ऐसे ऑब्जेक्ट का ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन यानी स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन या स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस ग्राफ की मोशन को हमें तो ये इस ग्राफ से हम मालूम कर सकते हैं। अच्छा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्यों है? पहले तो आप देखिए इस तरह के ऑब्जेक्ट का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, उसकी स्पीड क्या है, जिसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड। अब हॉरिजॉन्टल अब ये स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्यों है या टाइम एक्सिस क्यों है? उसकी वजह है, आप देख रहे हैं कि इसकी स्पीड कांस्टेंट है, 4 मीटर पर सेकंड चेंज नहीं हो रही। अब सर एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस पे देखिए, 0 सेकंड पर भी इसकी स्पीड 4 सेकंड थी, 4 मीटर पर सेकंड थी। 5 सेकंड पर भी इसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकंड थी। 10 सेकंड पर भी इसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकंड थी। उस तरह आप जाएं तो 20 सेकंड पर भी इसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकंड थी। यही वजह है हमने इसको पैरेलल टू टाइम एक्सिस बनाया है कि टाइम के चेंज होने से स्पीड चेंज नहीं हो रही, स्पीड कांस्टेंट है, टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही, स्पीड कांस्टेंट है, टाइम के चेंज होने से स्पीड चेंज नहीं हो रही। दैट्स व्हाई इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस बनेगा और ये इंडिकेट करेगा कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, और यही हमारा इसका ग्राफ भी है। ये हो गया पहला सिनेरियो। अब देखते हैं एक और सिनेरियो। नेक्स्ट सिनेरियो जो हमारे पास आ जाता है वो है ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड। अभी हमने देखा कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। अब हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट मूव तो कर रहा है, चेंज तो कर रहा है, इसकी स्पीड चेंज तो हो रही है लेकिन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। और अगर इस तरह का सिनेरियो हो तो हम कहेंगे इस केस में हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्यों बोल रहे हैं मैं अभी आपको डेमोन्स्ट्रेशन से बताऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड किस तरह की स्पीड होती है। इमेजिन करें एक कार मूव करती है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 0 से लेकर 2 सेकंड तक, यानी पहले 2 सेकंड में उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड ही रही। फिर 2 से लेके 4 सेकंड तक उसकी स्पीड अगेन 2 मीटर पर सेकंड रही। 4 से लेके 6 सेकंड तक उसकी स्पीड अगेन 2 मीटर पर सेकंड रही। 6 से लेके 8 सेकंड तक उसकी स्पीड अगेन 2 मीटर पर सेकंड रही। ये सिनेरियो कैसा चल रहा है कि टाइम इक्वली चेंज हो रहा है, 0 से 2 सेकंड, फिर 2 से 4 सेकंड, 4 से 6 सेकंड, 6 से 8 सेकंड, यानी हर टाइम के दरमियान का जो गैप है वो 2 सेकंड ही है। पहले 2 सेकंड, फिर 2 से 4 अगेन 2 सेकंड्स कवर किया, 4 से 6 अगेन 2 सेकंड्स कवर किया, और इन पर जो स्पीड आ रही है वो भी कांस्टेंट ही आ रही है। यानी पहले 2 सेकंड पर 2 मीटर पर सेकंड स्पीड थी, अगले 2 सेकंड पर अगेन 2 मीटर पर सेकंड स्पीड थी, उससे अगले 2 सेकंड पर अगेन 2 मीटर पर सेकंड स्पीड थी। कहने का मतलब ये है कि टाइम भी इक्वली चेंज हो रहा है और उस इक्वली चेंजिंग टाइम पर स्पीड भी इक्वली ही चेंज हो रही है। इस तरह का सिनेरियो जिसमें टाइम इक्वली चेंज हो और उसी इक्वली चेंजिंग टाइम पर मेरे पास स्पीड भी इक्वली चेंज हो, तो ऐसे सिनेरियो, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड से मूव कर रहा है। दोबारा सुन लें,
अगर टाइम इक्वल चेंज हो रहा है, टाइम के चेंज होने में कोई फ़र्क नहीं है, यानी पहले 2 सेकंड में जितनी स्पीड थी उतनी ही स्पीड अगले 2 सेकंड में थी, उतनी ही स्पीड अगले 2 सेकंड में थी, अप टू सो ऑन। यानी अगर पहले 2 सेकंड में जितनी स्पीड थी उतनी ही हर 2 सेकंड बाद उतनी स्पीड आ रही है, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर इक्वल इंटरवल ऑफ स्पीड आ रही है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड से मूव कर रहा है। When the speed of an object is changing uniformly with the constant change in time, then that object is said to be moving with uniformly changing speed। क्या अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली अपनी स्पीड चेंज कर रहा है, यूनिफॉर्मली का मतलब कॉन्स्टेंटली, जैसे 2 मीटर पर सेकंड अप टू सो ऑन, कॉन्स्टेंटली अपनी स्पीड चेंज कर रहा है और टाइम में चेंज भी कांस्टेंट है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट में बोलूँगा कि ये अपनी स्पीड तो चेंज कर रहा है लेकिन यूनिफॉर्मली चेंज कर रहा है। दरअसल वो चेंज कर रहा है, ये इसका ये मतलब नहीं कांस्टेंट चेंज स्पीड है तो चेंज नहीं कर रहा, चेंज कर रहा है, लेकिन क्योंकि टाइम का इंटरवल भी सेम है, वो सिर्फ सेम इंटरवल में स्पीड चेंज कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये स्पीड चेंज तो कर रहा है लेकिन यूनिफॉर्मली चेंज कर रहा है। ये बात समझना जरूरी है। आप ये मत समझिएगा कि इस केस में स्पीड चेंज नहीं कर रहा, स्पीड चेंज कर रहा है, लेकिन क्योंकि टाइम का इंटरवल सेम है जिसमें वो स्पीड चेंज कर रहा है, तो हम कहेंगे स्पीड तो चेंज कर रहा है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम यूनिफॉर्मली चेंज कर रहा है, कि हर टाइम के 2 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड स्पीड ही आ रही है। क्लियर होगी बात? आई होप सो आपको ये बात क्लियर होगी। अगर नहीं क्लियर हुई तो आप दोबारा रिमाइंड करके इस बात को सुनें। ऐसे ऑब्जेक्ट का ग्राफ जो कि यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड से मूव करेगा, याद रखिएगा स्ट्रेट लाइन होगा, ना तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, ना तो वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, बल्कि स्टार्टिंग टू ओरिजिन एंड अप टू सो ऑन फाइनल पॉइंट तक होगा। क्लियर है? कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसका जो ग्राफ है ये ओरिजिन यानी 0 से स्टार्ट हो रहा है और अप टू सो ऑन, जहाँ तक वो कार रेस्ट पर जाएगी तब तक वो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन में मूव करता जाएगा। अब मैं इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बोल रहा हूँ, उसके लिए हम थोड़ी सी वर्किंग देखेंगे इस ग्राफ से रिलेटेड। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की कौन सी एक्सेलरेशन होती है? जी हमने पढ़ा था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऐसी एक्सेलरेशन होती है कि टाइम के इक्वली चेंज होने से जी वेलोसिटी भी इक्वली चेंज हो। आपको याद आया? जी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। दरअसल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम के वो चेंज इन वेलोसिटी कितने टाइम में हुई है, उन दोनों का अगर डिवाइड करते थे तो एक्सेलरेशन आ जाती थी। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगी? यही सिनेरियो जो कि मैंने अभी आपको समझाया कि इक्वली टाइम इंटरवल में टाइम के इक्वली चेंज होने पे वेलोसिटी इक्वली चेंज हो। वेलोसिटी और स्पीड दरअसल सेम ही होती है। स्पीड में हम डायरेक्शन नहीं लेते, वेलोसिटी में हम डायरेक्शन लेते हैं। तभी हम स्पीड पढ़ रहे हैं तो वेलोसिटी की जगह स्पीड को एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में इन करवाएंगे। तो टाइम के इक्वली चेंज होने से अगर स्पीड भी इक्वली चेंज हो जाती है तो ऐसी एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अभी हम इस ग्राफ के फॉर्मूले को एक्सट्रैक्ट करके जब एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में लगाएंगे, आप देखेंगे मैं 2 सिनेरियो लूँगा, दोनों सिनेरियो में एक्सेलरेशन सेम ही आएगी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब सेम एक्सेलरेशन, जैसे सेम स्पीड थी, सेम टाइम था, सेम इंटरवल ऑफ टाइम था, सेम स्पीड थी, इसी तरह सेम एक्सेलरेशन भी होगी, क्योंकि सेम स्पीड डिवाइड बाय सेम टाइम एक्सेलरेशन भी सेम ही आएगी। क्लियर हो गया? अभी इसको हम देख भी लेते हैं। जहाँ पर आप देख लें कि इस ग्राफ में मेरे पास 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, एक ओरिजिन 0, एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है। इन तीनों पे कोऑर्डिनेट्स देख लेंगे पहले हम। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ओरिजिन पे याद रखिएगा एक्स एक्सिस की वैल्यू यानी एक्स की वैल्यू, हॉरिजॉन्टल एक्सिस की वैल्यू और वर्टिकल एक्सिस की वैल्यू ओरिजिन पर आगे दोनों मिल रही होती है, दैट्स व्हाई वो 0 होती है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस या वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर टाइम है, वर्टिकल एक्सिस पर मेरे पास स्पीड है, तो दैट्स व्हाई टाइम और स्पीड दोनों ओरिजिन पर 0 होंगी। तो मेरे पास एक पॉइंट तो ये है ओरिजिन वाला। यहाँ पर ओरिजिन पर मेरे पास स्पीड भी 0 है और मेरे पास टाइम भी 0 है, टाइम भी 0 और स्पीड 0। पहला वाला जो पॉइंट है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा वाला जो पॉइंट है वो स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए पॉइंट पे आ जाते हैं। ए पॉइंट पर अगर आप देखें तो ए पॉइंट पर आप नीचे जाएं टाइम एक्सिस पर तो ए पॉइंट पर टाइम 5 सेकंड है, और अगर हॉरिजॉन्टली जाएं वर्टिकल एक्सिस पर तो ए पॉइंट पर स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, पहले टाइम को लिखेंगे कि टाइम ए पॉइंट पर मेरे पास 5 सेकंड था और मेरे पास स्पीड इस पॉइंट पर 2 थी। इसी तरह बी पॉइंट पे जाते हैं। बी पॉइंट पर अगर मैं देखूं तो नीचे जाऊं टाइम एक्सिस पर तो 10 सेकंड आ रही है, और अगर
हॉरिजॉन्टली जाऊँ वर्टिकल एक्सिस पर तो स्पीड 4 मीटर पर सेकंड आ रही है। तो बी पॉइंट पर मेरे पास जो टाइम हो गया वो था 10 और मेरे पास जो स्पीड होगी वो थी 4 मीटर पर सेकंड। तो ये 3 पॉइंट्स हैं। इन तीनों पॉइंट्स को देखकर हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। पहले 2 पॉइंट्स और फिर अगले 2 पॉइंट पे देखेंगे एक्सेलरेशन सेम होगी। तो पहले हम देखते हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी पर कि पॉइंट ए और पॉइंट बी पर मेरे पास एक्सेलरेशन क्या आती है। क्लियर हो गया। पॉइंट ए पे मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हैं 5 और 2, यानी पॉइंट ए पर मेरे पास 5 सेकंड है और स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है। पॉइंट बी पे मेरे पास टाइम 10 सेकंड है और स्पीड 4 मीटर पर सेकंड है। ये रहा सारा डाटा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी। एक्सेलरेशन का हमने फार्मूला पढ़ा था कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, कि कितने टाइम इंटरवल में वो चेंज इन वेलोसिटी आया है। क्योंकि हम स्पीड देख रहे हैं तो चेंज इन वेलोसिटी की जगह चेंज इन स्पीड देखेंगे। जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सेलरेशन अब चेंज है पॉइंट ए बी में हम देख रहे हैं। क्लियर हो गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं पॉइंट ए बी को। पॉइंट ए पर क्योंकि हम सबसे पहले वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम होता है तो हमारे पास स्पीड है, तो स्पीड हमारे पास पॉइंट बी पर 4 थी और हमारे पास पॉइंट ए पर जो स्पीड थी वो थी 2। तो क्योंकि ये फाइनल स्पीड है, ये इनिशियल स्पीड है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। दैट्स वाई 4 - 2 किया यहाँ पर डिवाइडेड बाय ये 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड 10 सेकंड टाइम पे आई थी, इसलिए यहाँ पर 10 लिखा पहले। और ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड 5 सेकंड पे आई थी, इसलिए 5 लिखा यहाँ पर। तो 4 - 2 डिवाइड बाय 10 - 5। 4 - 2 मेरे पास 2 आ गया और 10 - 5 मेरे पास 5 आएगा। 2 डिवाइड बाय 5 किया तो मेरे पास जो एक्सेलरेशन आ गई वो क्या आई 0.4 मीटर पर सेकंड। ये मेरे पास एक सिनेरियो हो गया, ये मेरे पास एक एक्सेलरेशन आ गया। आपने इसको याद रखना है। अभी मैंने 2 पॉइंट्स के दरमियान लिया, पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान में। अब मैं इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ ये ओरिजिन है ओ। अब मैं पॉइंट ओ और पॉइंट ए के दरमियान एक्सेलरेशन निकालूंगा। एक्सेलरेशन का फार्मूला वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, अब आपने याद रखना है वेलोसिटी पॉइंट ए पर क्या थी, क्या वेलोसिटी या स्पीड पॉइंट ए पर क्या थी 2 और यहाँ पर क्या है 0, तो फाइनल माइनस 0 होगा, यानी 2 - 0 होगा। तो वेलोसिटी का चेंज क्या है पॉइंट ओ और ए में 2 - 0 डिवाइडेड बाय, अब इसी वेलोसिटी पे हमने टाइम देखना है। तो 2 जब स्पीड 2 मीटर पर सेकंड थी तो मेरे पास टाइम 5 सेकंड था और जब स्पीड 0 मीटर पर सेकंड थी तो मेरे पास टाइम भी 0 ही था। तो इस वजह से 2 मीटर पर सेकंड पर मेरे पास जो स्पीड आई, जो टाइम आया वो 5 सेकंड था माइनस, और जो 0 मीटर पर सेकंड जब स्पीड थी तब मेरे पास जो टाइम आया वो 0 था। 2 - 0 मेरे पास 2 ही रह जाएगा, 5 - 0 मेरे पास 5 ही रह जाएगा। ये देखिए यहाँ पर भी 2/5 था, जहाँ पर भी 2/5 आ गया। दोनों का आंसर क्या आ गया 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप देख सकते हैं दोनों सिनेरियोज में मेरे पास टाइम सेम आया। क्लियर, आप देख लें यहाँ पर दोनों सिनेरियो में मेरे पास टाइम सेम आया। टाइम कह रहा हूँ एक्सेलरेशन मेरे पास सेम आई। जब पॉइंट ए और बी में मैंने एक्सेलरेशन निकाली तो मेरे पास 0.4 मीटर पर सेकंड थी। जब मैंने पॉइंट ओ और ए में एक्सेलरेशन निकाली तो मेरे पास एक्सेलरेशन 0.4 यानी सेम आई। अब आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ता हूँ कि आप पॉइंट ओ और पॉइंट बी इन दोनों को आप जब देखें तो आप देखिएगा कि तब भी मेरे पास जो एक्सेलरेशन आएगी वो सेम ही आएगी। ये आपके होमवर्क आपने ज़रूर देखना है कि पॉइंट ओ और बी में कोऑर्डिनेट्स गिवन है। आप अगर इनकी दोनों के कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करके एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एक्सेलरेशन सेम ही आएगी। और यही हमने लिखा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के इक्वली चेंजिंग टाइम में अगर इक्वली चेंजिंग स्पीड हो तो इक्वली चेंजिंग स्पीड बाय इक्वली चेंजिंग टाइम करेंगे तो एक्सेलरेशन भी सेम ही आएगी। और इस एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे ये मेरे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। क्लियर होगी ये बात। आइए मूव करते हैं लास्ट केस में। अब एक लास्ट केस देख लेते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मैं डिस्टेंस कैसे निकालूंगा उसका। फार्मूला हमने पढ़ा था क्या था v = s/t। याद रखिएगा अगर हमें ग्राफ गिवन हो और हमें कहा जाए कि इस ग्राफ को यूज़ करके आप इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालें तो आप कैसे निकालेंगे। याद रखिएगा एरिया अंडर द कर्व से। मैं भी आपको करके भी दिखाऊंगा। कोई भी अगर ग्राफ गिवन है तो इसके अंडर जो एरिया होगा उस एरिया से हम उसका डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं। ये इसकी डेफिनेशन भी है कि द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। कि अगर कोई ग्राफ गिवन है उस ग्राफ के अंडर जो एरिया होगा वही हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट निकालेगा।
लेकिन एरिया अब हमें कैसे बताएगा डिस्टेंस का? हमारे पास मैथमेटिकल शेप इनफाइनाइट है। हो सकता है एरिया अंडर द कर्व स्क्वायर बन रहा हो सकता है एरिया अंडर द कर्व पैरेललोग्राम बन रहा हो सकता है एरिया अंडर द कर्व ट्रेपीजियम बन रहा हो, कोई भी शेप बन सकती है, हो सकता है ट्रायंगल बन रहा हो। हमें इन सब के एरिया का फार्मूला आना चाहिए। तो उस एरिया के फार्मूला का, यानी हम जब उस शेप का एरिया निकालेंगे तो वो एरिया ही हमारा डिस्टेंस होगा। क्लियर हो गया? ये इसका नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि द मोशन इज यूनिफॉर्म। यहाँ पर एक और बात इंपॉर्टेंट है, मोशन यूनिफॉर्म होनी चाहिए। कैसे यूनिफॉर्म, अभी आपको शेप के जरिए बताता हूँ। देन एरिया कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग अप्रोप्रिएट फार्मूलाज और ज्योमेट्रिकल शेप्स। ये है इसका ग्राफ, वर्किंग देखेंगे इसकी। यहाँ पर आप देखें ग्राफ, अब यहाँ पर एरिया अंडर द कर्व देखना है, यानी ये पूरी कर्व है जो पिंक लाइन में आप देख रहे हैं, ये लाइन पूरी कर्व है। एरिया अंडर द कर्व आ जाता है 0 टाइम से लेकर 30 टाइम तक। ये सारा मेरे पास एरिया अंडर द कर्व आ जाता है। क्लियर है? यानी 0 टाइम से लेकर अगर मैं सारा 30 टाइम तक जाऊं तो ये सारा इसके अंडर जो एरिया होगा मेरा एरिया अंडर द कर्व होगा। लेकिन पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ था, वो क्या लिखा हुआ था कि मोशन यूनिफॉर्म होनी चाहिए। यूनिफॉर्म मोशन के क्या मतलब? यूनिफॉर्म मोशन से मतलब है कि मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका ग्राफ बना है उसकी मोशन जब कांस्टेंट होगी, उस कांस्टेंट के अंदर जो एरिया होगा वो आपने कैलकुलेट करना है। तो आप देख लें कि जहाँ से जहाँ तक जाने में, क्योंकि इसकी स्पीड चेंज हो रही है ग्रेजुअली, तो इसका एरिया यानी इसकी मोशन कांस्टेंट नहीं है। टाइम के चेंज होने से स्पीड भी चेंज हो रही है। हमने पहला केस जब देखा था तो हमने देखा था कि उसकी मोशन या उसकी स्पीड कांस्टेंट कब होगी, जब टाइम की चेंज होने से स्पीड चेंज ना हो, तो हम कहेंगे इस ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो कांस्टेंट है। तो 0 से लेकर 10 सेकंड्स तक आप देख सकते हैं कि टाइम भी चेंज हो रहा है और स्पीड भी चेंज हो रही है, तो हम कहेंगे कि इसकी मोशन कांस्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आप ए और बी पॉइंट को देखें तो इस पॉइंट पर ए और बी पॉइंट के दरमियान में 10 से 30 सेकंड्स के दरमियान में स्पीड कांस्टेंट आ रही है 16 मीटर पर सेकंड। तो यानी टाइम चेंज हो रहा है लेकिन स्पीड अब चेंज नहीं हो रही, तो हम कहेंगे कि ये मेरे पास जो मोशन है ये यूनिफॉर्म मोशन है और हमने इसी के अंडर का एरिया निकालना है। यानी ये एरिया हमने निकालना है, ये वाला एरिया हमने निकालना है। और ये एरिया जब हम निकाल लेंगे तो हमारे पास इसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आ जाएगा कि इसने 0 से 30 सेकंड तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्लियर हो गया? अब एरिया हमें देखना पड़ेगा ये शेप कौन सी है, क्या ये रेक्टेंगल है? अच्छा, आपने इस पॉइंट को देखना, आपने 0 से 30 सेकंड्स पूरा देखना। 0 से 30 सेकंड्स तक जो पिंक लाइन बनी है ये कौन सी शेप बना रही है? जी, ना तो ये स्क्वायर है, ना तो ये रेक्टेंगल है, ना ये ट्रायंगल है, ना ये पैरेललोग्राम है। आपने शायद ना पढ़ा हो, ये जो शेप है इसे हम कहते हैं ट्रेपीजियम। यह ट्रेपीजियम की शेप है और ट्रेपीजियम की शेप का जो एरिया हमारे पास होता है वो ये होता है। क्योंकि एरिया ही डिस्टेंस ट्रेवल है इसलिए मैंने लिखा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। अब कर्व क्या है? OABC। ये पूरी मेरे पास कर्व आ गई, लेकिन हमने निकालना कितने का है? 10 से 30 सेकंड्स का, क्योंकि यहाँ पर मोशन यूनिफॉर्म आ रही है। अब हमें याद होना चाहिए ट्रेपीजियम का एरिया 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट, और ये है उसकी फर्दर मैथमेटिकल डेरिवेशन। जहाँ पर आप देखें 1/2 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड मेरे पास एक तो ये आ गई A से B 18। अब सम ऑफ पैरेलल साइड्स मैंने A से B क्यों ली? क्योंकि कर्व A से B तक है और A से B तक मोशन भी यूनिफॉर्म है। एक ये पैरेलल साइड आ गई, इसके पैरेलल मेरे पास टाइम एक्सिस आ जाता है जो पूरा कर्व को बता रहा है, क्योंकि कर्व 0 से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि कर्व यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो रही है और 30 तक जा रही है, इसलिए मैं 0 से 30 तक पूरा टाइम लूँगा। तो पहली पैरेलल साइड मेरे पास 18 आ गई, दूसरी मेरे पास 0 से 30 तक ये पूरी 30 आ गई। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 18 + 30 मल्टीप्लाई बाय हाइट आ जाती है। हाइट का मतलब वर्टिकली हमने देखना है, तो वर्टिकल मेरे पास जो स्पीड आ रही है वो 16 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 16 मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया? 18 + 30 मेरे पास 48 हो गया। 48 मल्टीप्लाई बाय 16 करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, ये मेरे पास आ गया डिस्टेंस S। क्लियर हो गया? दरअसल ये ट्रेपीजियम का एरिया आया है। तो मैंने क्या कहा था कि एरिया अंडर द कर्व ही हमारे पास उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताएगा। तो ट्रेपीजियम का इस केस में ट्रेपीजियम का एरिया ही मेरे पास डिस्टेंस है। तो ये आपको आना चाहिए कि अगर आपको कोई ग्राफ दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप इसका डिस्टेंस ट्रैवल निकालें कि कितना इस ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो आपको उस शेप के बारे में पता होना चाहिए। फिर आप उस शेप का एरिया का फार्मूला मालूम करें। एरिया के फार्मूले में
चीज़ें पुट करें, जो एरिया आएगा वही इसका डिस्टेंस भी होगा। आई होप सो आज के लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया, लेकिन इसमें बहुत से कॉन्सेप्ट छुपे थे जो कि आमतौर पर सही तरह नहीं बताए जाते, लेकिन मैंने इन डिटेल आपको सही तरह बता दी। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको सही तरह समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन इन द कमेंट्स बिलो। आपसे मुलाकात होती है हमेशा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।